सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं छोटेलाल बलाई, राजकीय महाविद्यालय करौली, इतिहास विभाग से। आज हमको आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक राजतंत्र सिद्धांत की स्थापना करने के साथ साथ अपने शासनकाल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उसके द्वारा बाजार नियंत्रण जो नीति अपनाई गई उसका आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, जिसमें प्रमुख बाजारों में हम ये देखते हैं जैसे मंडी अथवा गल्ला बाजार। प्रथम और कठिन अधिनियम जाब्ता सभी प्रकार के गले के भाव निश्चित करना था। अमीर खुसरो जियाउद्दीन बर्नी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निश्चित रूप से कोई वृद्धि नहीं की जा सकती थी। निश्चित किए गए मूल्य निम्नलिखित थे, जैसे हम देखते हैं कि इसमें गेहूँ 7.5 जीतल प्रतिमन, जौ 4 जीतल प्रतिमन, चना 5 जीतल प्रतिमन, चावल 5 जीतल प्रतिमन, उड़द 5 जीतल प्रतिमन, मोठ 3 जीतल प्रतिमन, शक्कर 1.5 जीतल प्रतिमन, गुड़ 1/3 जीतल प्रतिमन, मक्खन या घी 1 जीतल प्रति 2.5 शेर, सरसों का जो तेल 1 जीतल प्रति शेर और था। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न सामग्रियों में जैसे दाल और फलियों की कीमतें भी निर्धारित की गई होंगी। आज इनकी कीमतों का आधुनिक सिक्कों और बाटों में हिसाब करना अत्यंत कठिन है। गल्ला मंडी में भाव की स्थिरता अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। जब तक वो जीवित रहा, इन मूल्यों में तन की वृद्धि नहीं हुई। कीमतें कम या नीचे कर दी गई। कीमतें निश्चित करके सुल्तान ने अनाज बाजार और सरकारी अनाज विक्रय स्थापित किए। यहाँ से जनता और दुकानदार अनाज खरीद सकते थे। अनाज बाजार में 2 प्रकार के व्यापारी थे। नंबर 1, प्रथम वे जिनकी दिल्ली में स्थायी दुकानें थी। दूसरे काफिले व्यापारी जो नगर में अनाज लाते और दूसरे दुकानदारों तथा जनता को बेचते थे। अलाउद्दीन के नवीन आदेशों के परिणाम स्वरूप व्यापारियों को अधिक मुनाफाखोरी का अवसर नहीं मिलता था। उत्पादन मूल्य उत्पादकों की लागत से बहुत ज़्यादा नहीं होता था। इससे उत्पादकों को इनकी लागत का उचित मूल्य भी मिलता था और व्यापारियों को अधिक मुनाफाखोरी नहीं मिलती थी। अनाज व्यापार में शहना मालिक काबुल ने घुमक्कड़ व्यापारियों, जिनको हम कारवा बंजारों के रूप में देखते थे, के नेताओं को पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली के बाजार में नियमित रूप से अनाज लाकर निश्चित कीमतों पर बेचने के लिए राजी किया। उन्हें शहना के प्रत्यक्ष नियंत्रण में यमुना नदी के तट के ग्रामों में अपने परिवार सहित बसने का आदेश दिया गया। सामान्य समय में इन व्यापारियों ने बाजार में पूरा अनाज लाने के करारनामों पर सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर भी किए। दोआब और दिल्ली के आसपास के प्रदेशों के समस्त दंडाधिकारियों तथा राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को आदेश दिया कि वे सुल्तान को इस आशय का लिखित करार दें कि वे कृषकों से उनकी उपज का 50% भूभाग वसूल करेंगे। इस प्रकार सारा उपलब्ध अनाज बाजार में आता था और उसे भंडार गृहों में रखा जाता था। सुल्तान ने
कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर पूर्ण तय प्रतिबंध अर्थात रोक लगाती थी। राशनिंग व्यवस्था। मौसम के आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने शासकीय अन्न भंडार बनाए। अन्न भंडार पूरी तरह भरे रहते थे। जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला था जहां खाद्यान्नों से भरे 2 या 3 सरकारी भंडार न हो। इन गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन स्थितियों में घुमक्कड़ व्यापारियों को अनाज मंडी में बेचने के लिए दिया जाता था। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था भी लागू की थी। अकाल के साथ प्रत्येक घर को आधा मन प्रतिदिन दिया जाता था। नगर के संपन्न व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था। इस प्रकार राशनिंग की पद्धति अलाउद्दीन की नई सूझ और बूझ का परिचय थी। बर्नी कहता है कि वर्षा की अनियमितता होने पर भी दिल्ली में अकाल नहीं पड़ा, किंतु कोई राशन कार्ड आदि की व्यवस्था नहीं थी। इस बाजार की देखभाल के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कबूल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बाजार में अपनी ऊंची सत्ता के बावजूद मलिक कबूल सुल्तान के आदेशों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। शहना निरंतर सुल्तान से आतंकित रहता था, क्योंकि उसके किसी भी दोष के लिए उसे दंड दिया जा सकता था। सराय ए अदल। सराय ए अदल अर्थात न्याय का स्थान निर्मित वस्तु तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्यों, विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। विशेष रूप से ये सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। यहाँ पर आने वाली वस्तुएं थी कपड़ा, शक्कर, जड़ी बूटियाँ, मेवा और दीपक जलाने का तेल। बदायूं के पास एक बड़े मैदान में सराय अदल का निर्माण किया गया। सुल्तान ने आदेश दिया कि कोई भी वस्तु चाहे व्यापारी अपने धन से खरीदे या सरकारी धन से सराय अदल में ही लाई जाए और किसी निजी मकान या अन्य बाजारों में न लाई जाए। जो इन नियमों का उल्लंघन करता उसे कठोर दंड दिया जाता था और उसकी वस्तुएं जब्त कर ली जाती थी। बर्नी रेशमी और सूती कपड़ों की लंबी सूची देता है जिनकी कीमतें निश्चित कर दी गई। दिल्ली खज्ज रेशम 16 टंका, नारंगी रंग का कच्चा रेशम 6 टंका, आधा रेशम बाल मिश्रित 3 टंका। इसके अलावा सीरी बाफत बढ़िया 5 टंका, सीरी बाफत साधारण 3 टंका, सिलाटी उत्तम 6 टंका,